नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज चीजें तैयार किए हैं तो अब आपको करने की जिम्मेदारी जो बनती है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको ये पता लगेगा, ठीक है, कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पे समझ लेते हैं, इस चैप्टर का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान एक लिखित पुस्तक है। क्या भाई? लिखित पुस्तक है। ठीक है। और इसको जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया भाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? जीवंत का मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन। आप कहोगे भैया परिवर्तन कैसे? जैसे हमने एक देखा कि एक छोटा सा गमला होता है जिसमें हम डेली बेसिस पे अगर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, उस गमले का जो पौधा है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इट मींस उसमें ग्रो होने लगता है। तो अब कहोगे भैया क्या संविधान भी ऐसे होता है? नहीं, बल्कि जिस तरीके से कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरीके से पौधा बड़ा होता है, पौधे में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी परिवर्तन होता है सिचुएशंस को देखकर। तो इसी को कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इट मींस संविधान में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें चेंजेस किए जाते हैं। इसी को कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का सम्मिश्रण क्यों कहा गया? देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान को कठोर संविधान भी कहा गया है और हमारे संविधान को लचीलेपन का मिश्रण भी कहा गया है। क्यों? इसके पीछे रीजन समझते हैं। और यही लिखा है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। तो अगर मान लेते हैं पेपर में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हम देंगे वो या ऐसे देंगे, ठीक है, हाँ इस कथन से हम सहमत हैं, या मैं सहमत हूं, या फिर हम सहमत हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप ये हेडिंग डालेंगे कि भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा गया है। इसके निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? अब उसको हम आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन जब ऐसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आप लिखोगे कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे हाँ हम इस कथन से क्या है? सहमत है। ओके, एंड देन आप क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे। आंसर किस तरीके से देंगे? ऐसे। सबसे पहले आप समझिए कि भारतीय संविधान को लचीला क्यों कहा गया है। देखिए, कठोर पहले समझ लीजिए, फिर लचीला आपको समझ में आएगा। बस 2 लाइन का आंसर है। भारतीय संविधान को कठोर संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है, मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम संविधान में संशोधन करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कठोर कहा जाता है। लचीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना कि इसमें चेंजेस करना कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें किया ही नहीं जा सकता, मतलब किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? कठोर इसलिए कहा गया क्योंकि परिवर्तन करना आसान नहीं है। लचीला क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए संशोधन किया जा सकता है और इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? लचीला कहते हैं। ठीक है, चाहे कठोर को ऊपर लिख लो, चाहे लचीले को नीचे लिख देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, उदाहरण के लिए राज्यों के नामों को बदल देना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन लाना आदि संसद दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए कि किसी राज्य के नाम में अगर हमें परिवर्तन लाना, मतलब चेंज करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन लाना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो संसद है ना, संसद में जो सदस्य हैं, सदस्यों का बहुमत देखा जाता है कि कितने लोग राजी हैं इस चीज के लिए, और उसी के हिसाब से संविधान में संशोधन किए जाते हैं। आगे हम ये भी बात करने वाले हैं कि आखिर जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किन किन तरीकों से किए जाते हैं, कौन कौन सा वे होता है जिसके द्वारा ये चीजें होती हैं। तो पहला चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि भारतीय संविधान को लचीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर हम ये समझते हैं कि इसको कठोर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान को कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवर्तन करना क्या है? कठिन है। संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3
बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमने क्या बात किया, साधारण बहुमत की बात किया, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ के लिए तो ऐसा भी होता है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है और इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो संविधान को कठोर क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर परिवर्तन करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लॉन्ग है, इस वजह से इसको परिवर्तनशील कहा जाता है। लेकिन अगर मैं लचीले की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि देखो बेशक कठिन है लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है, इस वजह से इसको लचीला कहते हैं। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। ये जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है। देखिए, न्यायिक का मतलब क्या होता है, न्याय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, न्याय से। पूर्णावलोकन का मतलब होता है कि अवलोकन करना, दोबारा से उसको जांचना, दोबारा से क्या करना, उसको जांचना। तो क्या लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि विधायिका जो कानून बनाती है, क्योंकि हमें पता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो विधायिका होती है, विधायिका जो कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है, उसको न्यायपालिका क्या कर सकती है, पुनर्समीक्षा कर सकती है। इट मींस दोबारा से जांच कर सकती है और इसी को कहते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या फिर जितने भी बड़े बड़े न्यायालय है, लाइक जैसे उच्च न्यायालय हो गया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये सब क्या करते हैं, निचली अदालत में अगर कोई फैसला चल रहा होता है तो उस पे उसको अपने पास मंगा लेते हैं या फिर अपना भी डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसी वजह से कहा जाता है कि न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका क्या करती है, दोबारा से जांचती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो क्या लिखा है कि संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज का क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखा है, किसी भी समय परिस्थिति अनुरूप संशोधन किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखा है कि ये परिवर्तनशील है। इट मींस इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना, चेंजेस किए जा सकते हैं। अगला लिखा है कि यह स्थायी या गतिहीन नहीं है, यानी कि हम हमारे संविधान को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये बना है तो सिर्फ फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को बहुत ही बखूबी ढंग से लिखा है कि भाई देखो, समय पड़ेगा ना तो इसमें स्थितियों के हिसाब से चेंजेस की जाए। देखो, आज मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है सारी चीजों में, तो इस वजह से परिवर्तन जो है करना भी जरूरी है। आगे, समय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसके प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो संसाधनों के पीछे राजनीतिक संशोधन सोच नहीं, यहाँ पे संसाधन, सॉरी, एक चीज का मिस्टेक हो रहा है। संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं है, बल्कि समय जरूरत प्रमुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी की सरकार होती है तो लोग दूसरी विपक्षी दल ये कहती है कि जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने संविधान में चेंजेस कर दिया। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि समय को देखते के साथ ही कुछ चीजों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। जैसे बहुत पहले चल रहा था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, लेकिन आगे चल के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया गया ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उस चीज को है ना अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा समय होता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसी के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से देखा है तो संशोधन के पीछे राजनीतिक सोच काम नहीं करती है, बल्कि समय की जरूरत देखी जाती है कि क्या चीज किस जगह पे नीड है, उसी के हिसाब से संशोधन किया जाता है। और आपको ये लग रहा होगा कि संविधान में जब मर्जी तब संशोधन कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं है। न्यायपालिका ऐसा नहीं करने देती है। संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। मूल ढांचा इट मींस जो उसका एक्चुअल बेस ढांचा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा मेरे से कहता है कि भैया जो आप पढ़ा रहे हो इसका ना मुझे ना इंपॉर्टेंट वो बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ कहाँ देखने को मिलेगी, तो यहीं पे मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ 7011912793। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद आप मेंशन कीजिए कि सर
मुझे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सेंड कीजिए, देन हम इस चीज को आपके पास सेंड कर देंगे। और एक चीज और बता रहे हैं क्या, जिस वीडियो में मैंने फ्री बोला है उस वीडियो में मैं वो चीज फ्री दूंगा, और जो वीडियो में मैंने पेड बोला उसमें देखो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हालांकि देखा जाए तो ऑलमोस्ट चीजें मैं फ्री ही देता हूँ, ठीक है। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 7011912793 पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधन के क्या कारण है, यानी कि जो परिवर्तन किया था, जो संशोधन किया था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 106 जो है ये तरह संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण ये है कि लचीलापन, हमारा जो संविधान है वो लचीला है इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, विभिन्न वर्गों की संतुष्टि हेतु, कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें, जो नियम मान लो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किसी समुदाय के लिए ठीक है, किसी समुदाय के लिए ठीक नहीं है, या फिर कुछ परिवर्तनशील करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला है परिस्थितियों के अनुकूल, वही मैंने बताया कि जब परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि अब परिवर्तन किया ही जाए तो ऐसे सिचुएशन में परिवर्तन हो जाता है। आगे, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, यानी कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक चीजों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाता है। जैसे समय के साथ साथ अगर देखा जाए, जब स्टार्टिंग में हमने धर्म निरपेक्षता को अपनाया था, लेकिन आगे चल के हमने उसी में पंथ निरपेक्षता भी अपनाया। इट मीन्स कि एक धर्म के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पंथ होते हैं उसमें भी सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की भी चीजें हमने अपनाई थी। तो इसी वजह से कहा जाए कि भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधन के क्या कारण है, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भारतीय संविधान लचीला है इस वजह से, दूसरा है विभिन्न वर्गों की संतुष्टि हेतु, तीसरा है परिस्थितियों के अनुकूल, चौथा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों हेतु, इसमें परिवर्तन लाया जाता है और इस तरीके से लाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो किन किन विषयों पर भारतीय संविधान में साधारण कानून द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे साधारण कानून के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए एक बात समझिए, यही पे मैं आपको चीजों में अंतर थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में परिवर्तन लाने के लिए 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो देखा जाए तो 3 विधियां कौन, सबसे पहला है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, दूसरा है जिसको कहते हैं विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। अब इनमें क्या अंतर है, पहले इस चीज को समझिए। पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका डिवाइड कर दो 2 से और इसमें प्लस कर दो 1। इट मींस क्या हुआ, लोकसभा में कितने मेंबर हो गए, मान लेते हैं लोकसभा में अभी हाल फिलहाल में 545, 45 नहीं 43 ही होंगे, ऑलमोस्ट 2 एंग्लो इंडियन जो थे वो हो गए, तो इस वजह से ठीक है यहाँ पे मान लेते हैं 543, और यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा में 245, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 4 और 4 8, और 5 और 2 7। अब डिवाइड कर दो 2 से, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 और 2 18 और 4, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। इसमें 1 प्लस कर दीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो कम से कम साधारण बहुमत के लिए, साधारण इट मींस जो साधारण चेंजेस जो किए जाते हैं, जो साधारण परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे राज्यों के नामों में चेंजेस करना, है ना, ऐसे जो चीजें होती हैं उनके लिए इतने बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने? 395 की, ठीक है। इतने बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसे निकालना है, लोकसभा राज्यसभा को दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से और उसमें 1 प्लस कर दो, इस हिसाब से चीजें आ जाएंगी। बात करते हैं विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत में भी सेम यही फॉर्मूला लगता है, जिसमें यह कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का आपको 2/3 निकालना है। कितना निकालना है? 2/3 बहुमत चाहिए और उसमें 1 प्लस कर देना, और उसी के हिसाब से जितने भी आएगा उसी के हिसाब से वो विशेष बहुमत में आ जाएगा। यानी कि साधारण बहुमत की तुलना में देखा जाए तो ये हार्ड है। और विशेष बहुमत कौन से, इट मीन समझो कि ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, ऐसा डिसीजन जो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो। जैसे शक्तियों की बात कर लिया जाए कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दी जाएगी कि राज्य सरकार को, है ना, इस प्रकार की जो चीजें होती है वो आ जाती है विशेष बहुमत में आ जाती है, उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती
है। तो दो चीजें मैं समझा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक तीसरा और भी होता है कि कई बार इसी विशेष बहुमत में कई बार ऐसा कि जो ऐसा मुद्दा जो विशेष से भी ज्यादा विशेष होता है उसके लिए ये प्रोसेस तो चाहिए, मतलब क्या है 2/3 तो चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, साथ ही साथ राज्यों के आधे से एक अधिक विधायिकाओं की स्वीकृति, मतलब विधायकों की स्वीकृति चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, राज्यों के आधे से अधिक विधायकों की स्वीकृति चाहिए। और ये तीसरा होता है जिसमें हम कहते हैं विशेष से भी अधिक विशेष बहुमत। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार की चीजें मैंने आपको बता दिया। हालांकि 2 चीजें मोस्टली पूछी जाती है जो कि मैंने आपके सामने रखा, जो कि आगे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, यही कैलकुलेशन आगे भी चलेगी। चलिए, तो क्या लिखा है कि किन विषयों पर भारतीय संविधान में साधारण कानून द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। तो जैसे राज्यों के नाम का गठन की बात की जाए कि नए नए राज्यों का गठन करना हो गया, राज्यों के नामों में परिवर्तन लाने की बात आ जाए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, मतलब कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ तक एरिया, इसकी बात कर लिया जाए, सांसदों के विशेष अधिकारों की संबंधी जो संशोधन हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे जो मुद्दे होते हैं ये साधारण कानून के द्वारा भी, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, साधारण कानून बनाए जा सकते हैं और इसके हिसाब से संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है, तो क्या लिखा है कि साधारण बहुमत के लिए आधे से एक अधिक यानी कि 50+1 मतों की आवश्यकता होती है, जबकि विशेष बहुमत में क्या होता है 2/3 देखा जाता है। कितना देखा जाता है, 2/3। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको क्लियर किया है कि जो साधारण बहुमत होता है उसके लिए आपको 50 चाहिए पूरे सांसदों की, और जो दूसरा होता है उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो इसी प्रकार से एक आप अंतर लिख सकते हो दोनों में। समझ में आ रही चीजें। अभी जस्ट हमने क्या क्या चीज पढ़ा एक बार ना मैं चाहता हूं इसको रिवाइज करवा देता हूं, तो ताकि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीला कहा गया। बिल्कुल सही है, कठोर इसलिए क्योंकि इसमें संशोधन करना कठिन है, लचीला इसलिए क्योंकि बेशक संशोधन करना कठिन है लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, विधायिका के द्वारा बनाया गया जो नियम है, कानून है, उसको न्यायपालिका दोबारा जांच सकती है या समीक्षा कर सकती है। जीवंत दस्तावेज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जीता जागता स्वरूप है। इट मींस हम कहते हैं कि उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा कि इतने अधिक संशोधन होने के क्या कारण है। भाई देखो, जब कोई भी देश लोगों के हितों के बारे में समझेगा, सोचेगा, तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि कौन कौन से विषयों पर ये इस तरीके की चीजें हो सकती है, संशोधन हो सकता है। तो नए राज्यों का गठन, नामों में परिवर्तन, सीमाओं की में परिवर्तन, इस प्रकार की चीजें। आगे सॉरी, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर होता है, तो मैंने बताया साधारण बहुमत वो बहुमत होता है जिसमें 50+1 चाहिए होता है, मतलब सांसद के 50+1 चाहिए आपको, मतलब ये समझो कि आधे से अधिक लोगों की स्वीकृति चाहिए। और विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 देखा जाता है। ठीक है, ये 2/3 वाला जो है वो हार्ड होता है लेकिन ये आसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान संशोधन के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने बताया कि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भैया अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसका मतलब संशोधन करते रहेंगे, नहीं। कई न्यायपालिका बीच में उस जगह पे उसको रोक देगी जहां पर जो चीज सही नहीं होगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि राजनेता अपने मन मुताबिक संविधान में संशोधन करने लगे, जो कि क्या है, गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में न्यायपालिका अपनी भूमिका को निभाती है और उसको उस काम को करने से रोकती है। तो क्या लिखा है, संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। ठीक है, न्यायिक व्याख्याओं की अधिक भूमिका रही है। सबसे पहले जो न्यायपालिका काम करती है, क्या करती है, आरक्षण संबंधी फैसले, यानी कि किसको आरक्षण देना है, किसको आरक्षण नहीं देना है, इस चीज का जांच पड़ताल न्यायपालिका करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूह संबंधी उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा है कि शिक्षा, जीवन, इन सब चीजों में जब परिवर्तन होता है तो न्यायपालिका वो सारी चीजों को देखती है। अगला क्या लिखा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसद की सर्वोच्चता और संवैधानिक संशोधन संवैधानिक मूल ढांचे के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी कि जो
न्यायपालिका है वो ये भी चीज देखती है कि जितने भी चीजों में परिवर्तन संसद कर रही है वो संवैधानिक होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, जो कानूनी रूप से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कोई भी चीज में कैसे भी परिवर्तन लाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें हैं और न्यायपालिका अपना अहम रोल प्रकट करती है। यानी कि देखो, न्यायपालिका एक चीज के लिए क्लियरली मना की हुई है कि देखिए कुछ भी हो जाए हम मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करने देंगे। तो वही वाली बात है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। तो क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के विवादास्पद संशोधन कौन से कहे जाते हैं और क्यों कहे जाते हैं। तो विवादास्पद संशोधन का मतलब क्या होता है कि ऐसा संशोधन जो विवाद से व्यस्त हो। मतलब मान लो कि किसी सरकार ने कोई संशोधन कर दिया संविधान में, अब विपक्षी दल चुपचाप थोड़ी ना बैठेगी। जब आप समझो कि जब नोटबंदी की गई थी भारत में, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे जो नेता थे जो विपक्षी दल के थे, उन्होंने सीधा टारगेट किया था कि मतलब जो पक्ष वाली सरकार है उन्होंने पूरा पैसा वाइट कर लिया और फिर अचानक से ऐसी चीजें लगा दी, है ना। इस प्रकार की चीजें आई थी। तो ऐसा ही, तो कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि विवादास्पद रहा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्या लिखा है, 1971 से 76 के काल के संशोधन जैसे संशोधन जो हुए थे, जिसमें 38वां 39वां और 42वां संशोधन हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, 1971 ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसी समय आगे चल के 1975 में, यानी कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उनके द्वारा आपातकाल लागू करवा दिया गया था, है ना। आपातकाल जब लागू हो गया तो ऐसी सिचुएशन में कई सारे संशोधन भी किए गए थे। जैसे 38वां संशोधन किया गया था, 39वां संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन किया गया था। अब आप ये समझिए पहले 38वां 39वां और 42वां संशोधन है क्या, ठीक है। यहां से चीजें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए क्या लिखा है कि 38वां संशोधन, भारतीय संविधान के 38वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि 38वां संशोधन इस तरीके से किया गया था जिसकी वजह से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो राज्यपाल है जो कि हर राज्यों में अवेलेबल होते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं उनको क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, इट मींस बढ़ा दिया गया था। दूसरे नंबर पे 39वां संशोधन 10 अगस्त 1975 को अधिनियमित भारतीय संविधान के 39वें संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय न्यायपालिका की जांच से परे रखा। इट मींस ये कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, इसमें न्यायपालिका की जो भूमिका है वो नहीं रहेगी, है ना। इस प्रकार के संशोधन किए गए। अब ऐसे संशोधनों के जब किए गए तो ऐसे सिचुएशन में जो विपक्षी दल है वो सीधा टारगेट करती है कि भाई आपने अपने मन मुताबिक ये परिवर्तन किए हैं। आगे 42वें संशोधन की बात किया जाए तो क्या लिखा है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में कई सारे प्रावधान किए गए और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया, जो कि सबसे ज्यादा विवाद का मुद्दा था। विवाद का मुद्दा मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े का मुद्दा रहा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज किया गया था, तो देखिए इसमें सबसे पहले यह चीज किया गया था कि संविधान में कुछ बातें रखी गई थी, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। दूसरे नंबर पे संविधान में राष्ट्रपति को कैबिनेट के सलाह को मानने के लिए बाध्यता जोड़ दी गई थी कि जो आपकी कैबिनेट, इट मींस जो मंत्रीगण है जो सलाह देंगे आपको उस चीज को मानना पड़ेगा। अगला है, संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया था। साथ ही साथ संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति बढ़ा दी गई थी। यानी कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो इसमें संसद जो है, संसद की शक्तियों को बढ़ा दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम कर दिया गया था। यानी कि इन सारी चीजों से हमें ये साफ नजर आता है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने अपने फायदे के लिए, ठीक है, उस समय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, अपने फायदे के लिए क्या करती है, इतने सारे संशोधन कर दिए। लेकिन आगे चल के जब उनकी सरकार गिर जाती है 1977 में, तो उसके बाद इन जो परिवर्तन हुए थे, इन परिवर्तनों में जो सही था उसको रख लिया गया, बाकी सबको निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए जो कि आपको आगे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अभी बस हमने कितना समझा, अभी तो हमने बस ये समझा कि 38वां संशोधन क्या था, ये था। 39वां संशोधन हमने समझा और 42वां संशोधन समझा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये ऐसे मुद्दे हैं
जो कि विवादास्पद थे। आखिर इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है इस बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे विपक्षी दल इन संशोधन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उनका मानना था कि इन संशोधन के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप में बिगाड़ना चाहती है। यानी कि जो विपक्षी दल थे वो ये मतलब ये सोच रहे थे कि जो उस टाइम की सरकार है वो अपने मन मुताबिक संविधान में संशोधन कर रही है और साथ ही साथ जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन कर रही है। आगे ये तीनों संशोधन जून 1975 के आपातकाल की घोषणा की पृष्ठभूमि में से निकले थे। यानी कि जब 1945 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसी समय ये सारे संशोधन किए गए थे। जिस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती है। उसी हिसाब से सारी चीजें हुई थी। इन संशोधन में 38वां, 39वां, 42वां के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन द्वारा कई नई सरकारों ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। यानी कि मैंने बताया ना कि बहुत से ऐसे काम इन्होंने कर दिया था जिन्होंने उस समय सही नहीं था, तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, उन सारी चीजों को दोबारा से निरस्त कर दिया जो चीज सही नहीं था। ठीक है, तो पहले उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इतने सारे परिवर्तन किए। फिर आने वाली जो सरकार बनी जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्या किया, उनमें सारी चीजों में जो परिवर्तन करना था मतलब निरस्त करना था, जिसको खत्म करना था उसको दोबारा खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कौन कौन से मुद्दे थे और किस तरीके से वो विवादास्पद थे। चलिए ये भी कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर की। अब इसमें शायद 2 से 3 क्वेश्चन है जिसको हमें करना है। तो क्या लिखा है कि संविधान संशोधन के तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया ना 3 टाइप्स के संशोधन होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण बहुमत, जो कि मैंने बता दिया पूरे संसद का आधा कर लो और आधे में 1 जोड़ देना, मतलब 50+1 की बहुमत होनी चाहिए। दूसरा है संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत हो, मतलब विशेष बहुमत इट मींस क्या हुआ 2/3, यानी कि ये पूरा संसद है, इनका अमाउंट जो मतलब वो जोड़ लो कि कितने मेंबर है, उनका 2/3 निकाल लो, उसी हिसाब से अगर आपको वोट मिल जाता है तो उसके हिसाब से आपको चीजें मिल जाती है। आगे दोनों सदनों में स्वतंत्र विशेष बहुमत और कम से कम आधे सदस्यों के अनुमोदन के द्वारा, यानी कि तीसरा जो संशोधन होता है जिसको हम विशेष से भी अधिक विशेष वो मानते हैं, संशोधन मानते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि सबसे पहले 2/3 निकालना होता है। 2/3 निकालने के बाद जो राज्य है, एक राज्य में जितने भी विधायक है उन विधायकों को भी ऐसे मान लेते हैं पूरे राज्य में विधायकों की संख्या कितनी है 100 है, 100 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया 50। अब 50 में क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है, यानी कि 51 लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए ऐसा करके। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं कहूं कि पूरे राज्य में जो विधायकों की संख्या है मान लेते हैं 200 है, तो ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 101 हो जाएगी। समझ में आ रही बात है, यानी कि जितने भी विधायक है उनको आधे से 1 अधिक संख्या होनी चाहिए तब जाके विशेष बहुमत होता है। तो पहले वाले में 50+1, दूसरे वाले में 2/3 और तीसरे वाले में 2/3 तो चाहिए ही, साथ ही साथ राज्यों के आधे से 1 अधिक विधायक की स्वीकृति चाहिए। सॉरी, अब यही बात लिखी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला चीज क्या लिखा है कि नए नए राज्यों का निर्माण करना इसमें आता है, राज्यों की सीमा तथा नामों में परिवर्तन करना इसमें आता है, राज्यों में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सृजन या फिर समाप्ति करना इसमें आ जाता है, नागरिकता के प्राप्ति तथा समाप्ति की बात इसमें आ जाती है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और किसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी बढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसे में ऐसे बहुमत जो ऐसे संशोधन होते हैं, ये संशोधन को हम सामान्य संशोधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा। अगला क्या लिखा है, विशेष और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन कौन कौन से किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज, अगर हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को चेंज करना हो तो ऐसे में हमें विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का अगर वितरण करना हो, इट मींस केंद्र सरकार को कितनी शक्तियां मिलेगी, राज्य सरकार को कितनी शक्तियां मिलेगी, अगर हमें इसमें कुछ परिवर्तन लाना है तो उसके लिए भी हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरे नंबर पे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, मतलब इट मींस कितने व्यक्ति चुन के आएंगे और किस तरीके की चीजें होंगी, इसमें अगर कोई परिवर्तन लाना है तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, विशेष प्लस आधे राज्यों के समर्थन द्वारा चीजें होती हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और कर लिया कि आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा संशोधन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि क्या संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? किन्हीं 3 सहायक तर्कों के साथ अपने राय दीजिए। तो बिल्कुल संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्यों दस्तावेज है? क्योंकि सबसे पहले ये परिवर्तनशील है, इट मींस इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे यह स्थायी या फिर गतिहीन नहीं है। इट मींस क्या है कि हमारा संविधान कुछ ऐसा संविधान नहीं है जो एक बार बन गया तो मतलब बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है समय की आवश्यकताओं के अनुसार उनके प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजों में परिवर्तन लाया जा सकता है। संशोधन के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं है बल्कि समय और जरूरत होती है। इट मींस देखा जाए कि कई बार सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है जिसमें हमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। उस समय ये जरूरी नहीं कि सरकार किसकी चल रही हो, ठीक है ना। उस समय ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई पक्ष मतलब दूसरी जो सरकार है वो अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रही है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजों को चेंज किया जाता है। आगे एक जीवित संविधान, एक जीवंत या वही समझे जीवंत संविधान की मूल संरचना को बदलने बिना किए गए संशोधन को संदर्भित करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो अभी हम संशोधनों की बात कर रहे हैं जीवंत की जो हम बात कर रहे हैं, तो जीवंत का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं लाना। क्योंकि देखो भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कहा कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और जो हमारा न्यायपालिका है वो बिल्कुल इस बात के लिए एग्री करता है। जैसे मौलिक अधिकार, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब चीज की बात किया जाए तो ये एक्चुअल ढांचा है, इन ढांचों में क्या है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि अगर करना भी होगा ना तो संसद की परमिशन उसमें, मतलब ये समझो न्यायपालिका उसमें इन्वॉल्व होगा तो ही ये चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, है ना। चलिए भाई आगे समझते हैं। जिसका परिणाम न्यायिक व्याख्या के कारण हुआ है। इसमें क्या है कि न्याय की ही वजह से सारी चीजें हुई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला एक लास्ट है और इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, ये अपना जो ये भी चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा। क्या लिखा है कि भारत में संविधान संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मतलब कौन कौन से ऐसे संशोधन है जिसके द्वारा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए, जिससे कौन कौन सा परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले 1951 में किया गया है, दूसरे नंबर पर 1969 में परिवर्तन किया गया है, तीसरे नंबर पर 1989 में परिवर्तन किया गया। अब किन किन चीजों में किया गया ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो क्या लिखा है, संपत्ति के अधिकार का संशोधन संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ी गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति का जो अधिकार है उसमें मैंने बोला परिवर्तन आया था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार का जो संशोधन है संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और आगे चल के जो संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार में पहले आता था, ठीक है, उसको भी चेंज कर दिया गया था। आगे क्या लिखा है, 1969 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। यानी कि संसद जो है संविधान में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है जिसकी वजह से मौलिक अधिकार हमारा मुश्किल में पड़े। अगला है 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा जो क्या किया गया था, 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला 73वां और 74वां संशोधन, इसमें स्थानीय स्वशासन यानी कि शहर और गांवों के लिए किया गया था, जो आपने स्थानीय शासन वाले चैप्टर में पढ़ा था। आगे 93वां संशोधन कैसे किया गया था, 2005 में उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था कि जो ऐसे गरीब तबकों के लोग हैं उनको भी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। आगे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, है ना, इस प्रकार की चीजों को भी जोड़ दिया गया था। और 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल पर रोक लगाया गया था। यानी कि ये तो हमने कुछ ऐसे संशोधन देखे हैं जिसके द्वारा चीजों में परिवर्तन किया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी परिवर्तन कितने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लास्ट अपडेट मेरे पास था 106, यानी कि 106 संशोधन किए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो अपना चैप्टर था, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, वो हमने डिस्कशन कर लिया है और इस तरीके से हमने पढ़ लिया है। और अगर आपको
इससे पहले इस चैप्टर की नॉलेज थोड़ी भी होगी ना, तो आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आया तो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 7011912793 पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको चीजें मिल जाएगी। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, और वो जो चीज मैं दूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, डोंट वरी। और साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और उस ग्रुप से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।